Hello everyone, this is Manisha and this is my another video on Kepler's law of planetary motion. इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बात किया था केपलर के जो 3 लॉ हैं प्लानिटरी मोशन के रिगार्डिंग उसके बारे में। फर्स्ट लॉ था आपका लॉ ऑफ ऑर्बिट एंड सेकेंड लॉ जो था वो था लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी एंड थर्ड था लॉ ऑफ टाइम पीरियड। और फिर उसके बाद मैंने ये भी डिस्कस किया था कि जो न्यूटन ने कंक्लूजन निकाला था केपलर्स के लॉ पे वो क्या था, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो कंसेप्ट था वहीं से निकल के आया था कि यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल हैं तो दो पार्टिकल्स के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफ होगा वो कैसा होगा, उन दोनों पार्टिकल्स के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड उन दोनों पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये सभी चीज़ें डिस्कस हो गई थी। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे जो इनसे बेस्ड जो क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, केपलर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज बेस्ड अपॉन द कंजर्वेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कि, और ऑप्शन आपका 4 दे दिया है, मतलब कि इन चारों ऑप्शंस में से जो केपलर का सेकेंड लॉ था वो किस क्वांटिटी के कंजर्वेशन पे बेस्ड है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, आपका सेकेंड लॉ क्या था, सेकेंड लॉ था आपका लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। ठीक है, सेकेंड आपका था लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। ये देखिए सॉल्यूशन का पार्ट है। ठीक है, यहाँ से मैं सॉल्यूशन लिख देती हूँ। देखिए सेकेंड लॉ था आपका लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। ठीक, अब एरियल वेलोसिटी में मैंने बताया था कि जब कोई भी प्लैनेट, अगर मान लीजिए सन यहाँ पे है ऑर्बिट के फोकस पे, ठीक है, मैं फिगर को यहाँ पे बताती हूँ। देखिए कि मैंने बताया था कि कोई भी प्लैनेट है, यहाँ पे प्लैनेट है और ये प्लैनेट है और ये ऐसे सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है और सन यहाँ पे ऑर्बिट के फोकस पे है। तो सन और प्लैनेट से ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो सेम टाइम इंटरवल पे क्या करेगी, इक्वल एरिया स्वैप करती है। ऐसा मैंने डायग्राम बनाया था और यहाँ से एरियल वेलोसिटी को कंसेप्ट निकाला था और ये भी उसमें था उस स्टेटमेंट में कि इक्वल एरिया स्वैप करेगी और जो एरियल वेलोसिटी होगी क्या होगी, वो कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो फिर यहाँ से एरियल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आया था वो निकल के कितना आया था, v इक्वल्स टू आपका आ गया था आर स्क्वायर, एक मिनट इसे मैं हटाती हूँ, यहाँ से आया था आपका v इक्वल्स टू आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। ठीक, तो मैंने क्या लिखा था, डी थीटा बाई डी टी को ओमेगा, ओके, v इक्वल्स टू आर स्क्वायर ओमेगा। अब यहाँ से जो एंगुलर मोमेंटम है आपका, क्योंकि देखिए यहाँ पे एरियल वेलोसिटी क्या होगी, केपलर के सेकेंड लॉ से कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो जो आपका ये है एंगुलर मोमेंटम j इक्वल्स टू होता है m आर स्क्वायर ओमेगा। ठीक, तो फिर क्या करेंगे, आर स्क्वायर ओमेगा की जगह पे यहाँ पे j बाई एम पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए v इक्वल्स टू हो गया था आपका j बाई एम। तो ये अगर कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है और मास तो कांस्टेंट ही है प्लैनेट का, तो ये जो जे एंगुलर मोमेंटम है ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो मैंने ये बताया था कि जो सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी, ये और क्या बताता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, जो केपलर का सेकेंड लॉ है वो फिर क्या बताएगा आपका, कौन सी क्वांटिटी के कंजर्वेशन की बात करता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन तो क्लियर होगा सब लोगों को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका आया है UPPCS प्री में 2006 में। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेम टाइप के क्वेश्चन ये आते हैं जो आपके PGT एग्ज़ाम है और GIC वाले में भी। ठीक है, सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो ये है कि इमेजिन अ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड अ मैसिव स्टार इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r with a period of revolution t. Okay, if the gravitational force of attraction between the planet and star is proportional to r to the power minus 5/2, then यहाँ पे then होगा then t
स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। तो यहाँ पे प्लैनेट और स्टार के बारे में बात हुई है, और वहाँ पे मैंने केपलर्स के लॉ में क्या बताया था, सन और प्लैनेट के बारे में। तो सन भी तो एक स्टार ही है, एक मैसिव स्टार है। तो अब उसी पे देखिए ये क्वेश्चन बेस्ड है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r⁻⁵/2, और पूछ रहा है आपसे उसके बाद जो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन टी स्क्वायर है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये जो गिवन ऑप्शन है इसमें से। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि जो एफ है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मान लीजिए जब कोई प्लैनेट किसी भी सन के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में, ये मान लीजिए ये प्लैनेट इस तरह से सर्कुलर ऑर्बिट में यहाँ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो फिर क्या लगेगा, इस प्लैनेट पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा ये प्लैनेट टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, सन के टुवर्ड्स। तो वो फोर्स कितना था, यही फोर्स क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल होगा, यानी कि एफ जी इक्वल्स टू एफ सी होगा। अब ये एफ सी क्या था ये देखते हैं, ठीक। एफ सी आपका जो था वो था mv²/r, यही तो बताया था मैंने। अब यहाँ से देखिए, अब v² को जब आपने पुट किया था यहाँ से पूरा टाइम और डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, तो v को क्या आपने क्या लिखा था कि जो जितना भी सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस 2πr डिवाइड बाई टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, यही तो आया था v का वैल्यू। अब v आपका इतना आ गया, तो v इस फोर्स में पुट करने पर क्या आया था, टोटल रिजल्ट v इक्वल्स टू आया था 4π², और ये r कैंसिल हो गया था, तो यहाँ से एक r आ जाएगा आपका 4π² डिवाइड बाई t, और ये मास था, यही तो था। अब देखिए कि जो आपका ये मास है और 4π² है, और ये सब क्या है, कांस्टेंट है एक, और आपसे सिर्फ क्या पूछ रहा है, प्रोपोर्शनलिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, ये पहले ही बता दिया आपको कि फोर्स प्रोपोर्शनल है r⁻⁵2। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, और आपको t² की प्रोपोर्शनलिटी को कैलकुलेट करना है, सॉरी यहाँ पे t² भी हुआ ना, क्योंकि v² पुट करना था, ठीक है। तो देखिए इस वाले इक्वेशन से f इज किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, आप r को यहाँ पे स्मॉल r है, यहाँ पे मतलब उसी r को ये कैपिटल R बोल दे रहा है, ठीक है। तो इसको भी कैपिटल R के नोटेशन में आप लिख लीजिए, कैपिटल R और यहाँ से कैपिटल R, और ये हो जाएगा t², ऐसे ही तो है इस वाले इक्वेशन से। और जो गिवन क्वेश्चन है उस गिवन क्वेश्चन में फोर्स कैसे है, r⁻⁵2, तो आप f की जगह पे क्या यहाँ पे पुट करेंगे, r⁻⁵2। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मेक सोल्यूशन। देखिए अब यहाँ पे जो f है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r डिवाइड बाई t², ठीक है। और क्वेश्चन में है f की जगह पे आपको क्या पुट करना है, गिवन क्वेश्चन में r⁻⁵2, ठीक है। अब देखिए ये आपका फिर से ऐसा है r⁻⁴ डिवाइड बाई r मतलब t², ठीक, r डिवाइड बाई t²। अब अगर आप इस t² को इस तरफ पुट कर देते हैं तो ध्यान से देखिए, t² इक्वल ना करके हम प्रोपोर्शनलिटी ही साइन लगाते हैं, r डिवाइड बाई r⁻⁵2। यहाँ तक तो क्लियर होगा, ठीक है, -5/2। अब ये तो बहुत बेसिक मैथमेटिक्स है, फिर ये 5/2 अगर आप ऊपर इसको लेके जाएंगे तो ध्यान दीजिए ये t² क्या हो जा रहा है आपका, t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये हो जाएगा r⁻, ये पहले तो एक 1 है, ठीक, और फिर ये 5/2 जाके अगर ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 1 + 5/2 यानी कि 7/2। तो देखिए यहाँ से क्या आपका रिजल्ट फाइंड आउट हो रहा है, t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁻ +7/2। ओके, तो यहाँ से तो क्या रिजल्ट आ रहा है आपका, ये जो है आपका t² किसके प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि आपसे t² की प्रोपोर्शनलिटी पूछा है, किसके होगा 7/2, और ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ओके, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, मैंने इसमें कुछ खास नहीं किया है, सिर्फ यही किया कि फोर्स दिया हुआ था आपका ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और क्योंकि आप हम लोगों को पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो उतना ही होता है जितना कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सपीरियंस करता है ये प्लैनेट टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये दोनों फोर्स अगर आपस में इक्वल है तो यहाँ पे, क्योंकि हमें आर के टर्म में लिखना था और ये टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन चीज़ें ये सब बताना था, तो इसलिए हमने सेंट्रीपिटल फोर्स जो था उसको एम वी स्क्वायर बाई आर लिखा, फिर 2 पाई आर वी की जगह पे 2 पाई आर बाई टी, ये मैंने पहले ही बता रखा था। फिर एफ इक्वल्स टू आपका आ गया था 4 पाई स्क्वायर आर एम डिवाइड बाई टी स्क्वायर। तो ये आप 4 पाई स्क्वायर और एम तो कांस्टेंट हैं, क्योंकि ये वैल्यू तो चेंज नहीं होनी है, ना पाई की चेंज होगी ना मास ऑफ प्लैनेट चेंज होनी है, मतलब कि इस पर्टिकुलर प्लैनेट के लिए मास तो यही होगा, या इस पर्टिकुलर प्लैनेट के लिए तो मास चेंज नहीं होगा। उसके बाद मैंने बताया कि एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ से निकाला आर डिवाइड बाई टी स्क्वायर। अब देखिए ये जब आ गया आपकी प्रोपोर्शनलिटी, और गिवन क्वेश्चन में जो एफ ये सेंट्रीपिटल फोर्स का ये था रिलेशन, और ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, तो एफ की जगह पे क्या पुट किया, आर टू द पावर -5/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर डिवाइड बाई टी स्क्वायर। आफ्टर दैट ये जब यहाँ पे कैलकुलेशन किया तो टी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, आर टू द पावर 7/2। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। इज़ दैट ओके? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो ये है, केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन states that the time period t of planet around the sun is directly proportional to, okay, ऑप्शन आपका दिया है a टू द पावर 2/3, b है a, और c है आपका a टू द पावर 3/2, एंड d ऑप्शन है आपका a क्यूब। यहाँ पे ये भी लिख दिया है वेयर a इज सेमी मेजर एक्सिस। ओके, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि केपलर का थर्ड लॉ क्या था, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, वेयर ए क्यूब क्या था आपका सेमी मेजर एक्सिस, मतलब टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से अगर आपको इसमें ये पूछा है सिर्फ टी को पूछा है, टी स्क्वायर को नहीं, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, 1 टू द पावर 3/2। ओके, सो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर होगा आप लोगों को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल टाइप का है। ठीक है, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको। यहाँ पे देखिए, द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन इज 1.495 multiplied by 10 to the power 11 meter, and time of revolution time is 365.4 days if the revolution time for the other planet। फिर क्या कह रहा है नेक्स्ट में, रिवोल्यूशन टाइम जो है अदर प्लैनेट के लिए इतना है, डेज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन विल बी, तो इस प्लैनेट की जो डिस्टेंस है सन से वो कितनी होगी। ओके, आपको क्या गिवन डेटा है कि गिवन डेटा में ये है कि अर्थ का सन से जो डिस्टेंस है आपको दे दिया है। ठीक, और अर्थ का जो रिवोल्यूशन टाइम है सन के अराउंड वो आपका गिवन है इतना है। अब आपसे ये कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर रिवोल्यूशन टाइम जो है किसी अनदर प्लैनेट का इतना है तो आप जो ये डिस्टेंस है उस प्लैनेट की सन से कितनी है यही कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो गिवन डेटा में अगर आप ये जो टाइम है जो अर्थ का रिवोल्यूशन का उसको अगर आप T1 एज्यूम कर लें, T1, तो वो कितना दिया है आपका 365.4 डेज। ठीक है, अब अगर आप जो ये डिस्टेंस है जिसको R1 से डिनोट करें तो वो दे दिया है 1.459 10 टू द पावर 11 मीटर। ठीक, ये हो गया आपका अर्थ के लिए। अब दूसरे में केस में क्या कह रहा है कि एक टाइम T2 है, अनदर प्लैनेट है, उसका टाइम T2 कितना है 730। ठीक है, 0.8 डेज, 730.8 डेज। ठीक है, डेज। ठीक, अब आपसे पूछ क्या रहा है R2, ये डिस्टेंस जो है
प्लैनेट की सन से कितनी होगी। ठीक है, देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जो थर्ड लॉ है केपलर का, वो क्या करता है, उसका स्टेटमेंट क्या है कि जो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है किसी भी प्लैनेट का सन के अराउंड, वो कितना होगा, टी स्क्वायर इक्वल्स टू होगा आपका ए क्यू। यही है ना उसका स्टेटमेंट थर्ड लॉ का। तो अब देखिए यहाँ से आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर आप ये वाली जो वैल्यू है टी स्क्वायर, देखिए टी वन, अब स्क्वायर के साइन, ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा करके आप क्या अगर लिख सकते हैं, ए क्यूब अगर आप लिख रहे हैं या फिर आर क्यूब लिख दीजिए, तो टी1 और आर क्यूब की जगह पे क्या हो जाएगा आपका आर1 का क्यूब, आर1 का क्यूब। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई कांस्टेंट के है, ठीक, ये आर1 का क्यूब है। ठीक है, अब इस वाले केस में भी आप ऐसे ही एज्यूम करिए कि दूसरा जो है टी2 इक्वल्स टू कोई, मतलब यहाँ पे सेम कांस्टेंट के एंड आर2 होल क्यूब। ओके, तो अगर ये इक्वेशन 1 आप एज्यूम करें, इसको इक्वेशन 2 एज्यूम कर लीजिए। अब इन दोनों अगर इक्वेशन को आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखिए टी1 बाई टी2 इक्वल्स टू आर1, सॉरी ये स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है, ये स्क्वायर होगा आर1, ये भी स्क्वायर, ये स्क्वायर, आर1 क्यूब डिवाइड बाई आर2 क्यूब। ये कांस्टेंट जो k1 है सेम कांस्टेंट है, तो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब ये जो वैल्यू आपकी दी हुई है टी1 कितना है आपका 365.4। ठीक, अब यहाँ पे देखिए टी2 कितना है, टी1 तो इतना है, टी2 आपका 730.8 इक्वल्स टू आपका हो जाएगा आर1 1.495, यहाँ पे थोड़ा पास में और लिख देते हैं। ठीक है, 1.495 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻11। अब डिवाइड बाई क्या आपको कैलकुलेट करना है, R2। ठीक है, तो यहाँ से काफ़ी इजी हो जाएगा R2 को कैलकुलेट करना है इस तरह से। बस एक स्टेटमेंट याद रखने की ज़रूरत है और कैसे डिपेंडेंसी है, बस इतना। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू देखिए, ये पूरा होल स्क्वायर होगा। ठीक है, ये वाली स्क्वायर हो जाएगी और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका क्यूब, ये पूरा होल का क्यूब और ये क्यूब। ठीक, तो आप जब इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो मैं मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो लिख दे रही हूँ, आंसर आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। आएगा आपका R2 2 टू दी पावर 1/3 और ये हो जाएगा आपका 1.4, एक सेकेंड, 1.495 10 टू दी पावर 11 मीटर। ओके, यहाँ से ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी वो कैंसिल होके इतनी आ जाएगी और ये वैल्यू आपकी यहाँ पे इतनी आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका केपलर लॉ पे जितने न्यूमेरिकल जो थे, कुछ न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हैं, जैसे यूपी-पीसीएस हुआ या फिर जो जीआईसी हुआ या पीजीटी एग्ज़ाम में, टीजीटी नहीं पीजीटी एग्ज़ाम में आए हैं, ये सभी क्वेश्चन थे जो कुछ हमने डिस्कस किए यहाँ पे। और कभी भी अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें कि 3 क्वांटिटी अगर गिवन होगी, जैसे मान लीजिए T1 T2 R2 और मतलब T1 T2 R1 दिया है, R2 नहीं दिया तो कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर रिवर्स केस होता, R1 दिया होता, R2 गिवन होता, T2 गिवन होता और T1 आपको कैलकुलेट करना होता, तो भी आप सिमिलर वे में ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अनदर टॉपिक को डिस्कस करेंगे और अभी केपलर्स लॉ से जो इतने भी क्वेश्चन रिमेनिंग हैं वो सब मैं करवा दूँगी। ठीक है, सो थैंक यू।